नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की बड़ी बैठक, देश के डॉक्टर्स के साथ मोदी की बैठक और कोरोना के हालातों पर डॉक्टर्स के साथ चर्चा की गई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी भी इससे जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हो रही है। राजस्थान में कोरोना की स्थिति को लेकर भी जानकारी दी जा रही है। वैसे तो देश के हर डॉक्टर से ये जानकारी जुटाई जा रही होगी कि अगर अलग अलग राज्यों के अंदर जो परसेंटेज है केसेस के बढ़ने का, जो रेशियो है, अगर उसमें कहीं ज्यादा तेजी और कहीं कमी दिखाई दे रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है और मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए और आने वाले वक्त में किस तरीके की एहतियात बरतने की जरूरत, किस तरीके से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत। जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर, रेमडेसिविर के इंजेक्शन को लेकर, जाहिर है उस बारे में भी जानकारी ली जा रही होगी। देश के डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक चल रही है। कोरोना के हालातों पर इस दौरान डॉक्टर्स के साथ चर्चा की जा रही है और राजस्थान से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी जुड़े हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े हुए हैं और राजस्थान में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दे रहे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना की अब तक की सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई। राजस्थान में आज रिकॉर्ड तोड़ 53 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, यानी कि हर एक घंटे में 2 मौतें हो गई और यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा है। जोधपुर में सर्वाधिक 13 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में अगर कोरोना पॉजिटिव केस की बात की जाए तो लगभग 12,000 है। 11,967 पॉजिटिव केस बीते 24 घंटे में राजस्थान में रिकॉर्ड किए गए। राजस्थान में अब तक कुल 3,204 और इस दौरान पॉजिटिव जो आंकड़ा है वो 4,26,584 है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 76,641 तक पहुंच चुका है, यानी कि अगर इसी तरीके से पॉजिटिव केसेस बढ़ते रहे तो इसी सप्ताह पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 1 लाख को पार कर सकता है, जो यकीनन भयावह स्थिति होगी, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव केस बढ़ेंगे वैसे वैसे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ेगा। वैसे भी 1 अप्रैल के साथ अगर आज की तारीख को कंपेयर करें और बीते 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए वो लगभग 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। 1300 के आसपास केस 1 अप्रैल को आए थे, लेकिन बीते 24 घंटे में ये आंकड़ा 12,000 के आसपास पहुंच चुका है। 53 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। जोधपुर में सर्वाधिक 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और बीते 24 घंटे में 11,967 कुल पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस की बात की जाए तो ये एक्टिव केस राजस्थान में इस वक्त 76,641 हो चुके हैं। वहीं परिवहन विभाग में फिर बाहर निकला रोस्टर का जिन। 6 महीने बाद जिस निरीक्षक को चेंज करना था, आरटीओ ने उसे वापस वहीं पर लगा दिया। इस बार चित्तौड़गढ़ आरटीओ ने रोस्टर प्रक्रिया को मजाक बनाया। अशमिता राठौड़ पिछले 6 माह से निम्बाहेड़ा के जलिया चेक पोस्ट पर काबिज हैं। हाल ही में हुए रोस्टर में राठौड़ को फिर से उसी जगह पर लगा दिया गया। मजे की बात यह है कि आरटीओ ने आदेश में इसे बताया चिकित्सीय कारण। क्या चित्तौड़गढ़ में बेहतर है निम्बाहेड़ा में स्वास्थ्य सुविधाएं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कोरोना से जान गंवा चुके परिवहन उप निरीक्षक पर दबाव बनाने के कारण पहले से विवादों में है चित्तौड़गढ़ का आरटीओ और उसके बाद अब जो रोस्टर आया, एक बार फिर से विवाद शुरू हो चुका है। अक्षमिता राठौड़ पिछले 6 माह से निम्बाहेड़ा के जलिया चेक पोस्ट पर काबिज और उसके पीछे कारण यह बताया गया है कि चिकित्सा वजह है, यानी कि इलाज की वजह से वो इसी चेक पोस्ट पर जिम्मेदारी संभालती रही। सवाल यह है कि क्या चित्तौड़गढ़ से बेहतर है निम्बाहेड़ा में स्वास्थ्य सुविधाएं? कोरोना से जान गंवा चुके परिवहन उप निरीक्षक पर दबाव बनाने के कारण पहले से ही विवादों में है चित्तौड़गढ़ का आरटीओ। और इधर निर्णय और उधर उठ गई शटर। दरअसल आज मधुशालाएं खोलने में दिखा जबरदस्त नेटवर्क। कमिश्नर साहब ने सुबह 11:34 पर ग्रुप में सूचना डाली कि शराब दुकानें खोलने के लिए नहीं किसी तरह की पाबंदी।
और इस 3 लाइन के स्पष्टीकरण ने ठेकेदारों को जैसे संजीवनी दी और अगले कुछ मिनटों में ही शहर भर की मधुशालाएं खोल दी गई, वो खुल गई। यहां तक कि दोपहर 12 बजे तक कोई भी दुकान बंद नहीं दिखी। इस घटना से दिखता है आबकारी विभाग के कमिश्नर जोगाराम का प्रभाव। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन के बाद शराब की दुकानों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई, काफी ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिला था। कल जैसे ही गाइडलाइन जारी हुई, उसमें स्पष्टीकरण नहीं था कि शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। आज जैसे ही इसको लेकर सवाल खड़े हुए, उसके बाद कमिश्नर साहब की तरफ से सूचना डाली गई और यह सूचना डाली गई 11:34 पर कि शराब की दुकानों को खोलने के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप दुकानों को खोल सकते हैं, शाम 5 बजे तक दुकानों को खोला जा सकता है। और इस 3 लाइन के स्पष्टीकरण ने ठेकेदारों को मानो संजीवनी दे दी। और ये संजीवनी कुछ ऐसी कि अगले कुछ ही मिनटों के अंदर शहर भर की मधुशालाएं खुलती नजर आई। यहां तक कि दोपहर 12 बजे तक कोई भी दुकान बंद दिखाई नहीं दी। यानी कि सिर्फ 26 मिनट के अंदर शहर भर में जितनी मधुशालाएं हैं, जितनी शराब की दुकानें हैं, वो सिर्फ 26 मिनट के अंदर खुल गई। शाम 5 बजे तक ये खुली दिखाई दी। और इस घटना से दिखता है आबकारी विभाग में कमिश्नर जोगाराम का प्रभाव। लेकिन जो सवाल 2020 में खड़ा हुआ था, वो सवाल 2021 में भी आकर खड़ा हो गया कि मंदिर बंद है, मधुशाला के कपाट खुले हैं। राज्य सरकार का एक निर्णय पेश कर रहा नकारात्मक छवि। प्रदेश भर में लागू जन अनुशासन कर्फ्यू की गाइडलाइन की चर्चाएं चारों तरफ है। जब मंदिर, मस्जिद, मॉल, बाजार सब कुछ बंद दिखाई दे रही है, फिर मधुशाला खोलने की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि मधुशालाओं को खोल दिया गया। आम जनमानस के बीच हो रही ये व्यंग्यात्मक चर्चा, हालांकि वास्तव में मधुशाला खोलने का बिंदु है राजस्व से जुड़ा। राज्य सरकार की आर्थिक मजबूती के लिए दुकानें खोलना बेहद जरूरी है, क्योंकि आखिर कोरोना के लिए सरकार कहां से धन जुटाएगी, ये बड़ा सवाल। और इसके लिए जो सबसे आसान तरीका, वो दरअसल मधुशालाओं को खोलने का। और इसीलिए मंदिर बंद कर दिए गए, मधुशाला के कपाट खोल दिए गए, क्योंकि मंदिर में जो चंदा आता है, जो दान आता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन मधुशालाओं से जो शराब की बोतलें बाहर जाती हैं, उस पर सरकार को भारी राजस्व मिलता है। और शायद इसलिए मधुशालाओं को खोला गया और मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। लेकिन यह भी सच है कि राज्य सरकार का यह फैसला नकारात्मक छवि पेश कर रहा है। प्रदेश भर में लागू जन अनुशासन कर्फ्यू की गाइडलाइन, और सब ये कह रहे हैं कि जब मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, मॉल बंद है, बाजार बंद है, दुकानें बंद है, तो फिर मधुशालाएं खोली क्यों जा रही है? ऐसी क्या मजबूरी है? और इसलिए सब इस पर व्यंग भी कस रहे हैं, जबकि इसके पीछे की सच्चाई यह है कि मधुशाला खोलने का बिंदु है राजस्व से जुड़ा। और राज्य सरकार की आर्थिक मजबूती के लिए दुकानें खोलना बेहद जरूरी, क्योंकि कोरोना के लिए सरकार धन कहां से जुटाए, ये सवाल है। बेड्स भी चाहिए, अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं भी चाहिए, इंजेक्शन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, और इन सबके लिए पैसा लगता है। और वो पैसा सरकार के खजाने से जाता है, तो सरकार को खजाने में कहां से पैसा मिलेगा? शायद उसका आसान तरीका यही कि मधुशालाओं को खोला जाए और उससे जो राजस्व मिल रहा है, उसे कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाए, कोरोना प्रबंधन किया जाए। गजेंद्र सिंह फोन टेप प्रकरण में एक नया अपडेट सामने आया। कुछ माह पहले एसओजी ने ट्रांसफर कर दिया था ये मामला एसीबी को, और अब एसीबी के आला अफसर देख रहे इस प्रकरण को। एसीबी द्वारा जोधपुर कलेक्टर को एक पत्र भेजे जाने की खबर है। एसीबी ने कलेक्टर से मांगे गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज के नमूने, और जिला निर्वाचन अधिकारी के नाते चुनाव के वक्त उम्मीदवारों के भाषण के आवाज के नमूने रहते जिला निर्वाचन कार्यालय। लेकिन 6 माह बाद आमतौर पर नष्ट कर दिया जाता था ये रिकॉर्ड। अब ऐसे में एसीबी को कलेक्टर जोधपुर के जवाब का इंतजार है। तो फिर ऐसे में कलेक्टर जोधपुर कहां से जुटाएंगे ये रिकॉर्ड? ये अपने आप में एक सवाल, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा इस प्रकरण को हो चले हैं। ऐसे में क्या वाकई में नमूनों को संभाल कर रखा गया होगा, ये भी सवाल है। और अगर संभाल कर रखा गया होगा तो किस कानून, किस नियम के आधार पर? सच्चाई यही है कि कुछ माह पहले एसओजी ने ट्रांसफर इस पूरे केस को एसीबी को किया था, और अब एसीबी के आला अफसर इस प्रकरण को देख रहे हैं। एसीबी ने ही जोधपुर कलेक्टर को पत्र लिखा है, और एसीबी ने कलेक्टर से गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज के नमूने मांगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी के नाते चुनाव के वक्त उम्मीदवारों के भाषण के आवाज के नमूने रहते जिला निर्वाचन कार्यालय में, लेकिन यह भी सच है कि नियम के आधार पर 6 महीने बाद आमतौर पर ऐसे रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया जाता है। अब ऐसे में एसीबी को कलेक्टर जोधपुर के जवाब का इंतजार की उनकी आवाज का नमूना अभी भी रखा हुआ है या फिर वो नष्ट कर दिया गया है, वो भाषण नष्ट कर दिए गए। कलेक्टर जोधपुर कहां से ये रिकॉर्ड जुटाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। सवाल ये भी हर किसी के जहन में कि आखिर 3 मई तक ही कर्फ्यू क्यों है। मुख्यमंत्री ने अंतिम समय में इसे किया 3 मई, पहले 30 अप्रैल तक का फैसला हुआ था और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह दरअसल ये है कि 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। ऐसे में परिणामों के बाद प्रदेश में कोई भीड़ ना हो, इस कारण दूरदर्शिता वाला फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया और आखिरी क्षण में 30 अप्रैल की जगह 3 मई तक इस फैसले को कर दिया गया। कर्फ्यू और लॉकडाउन के नाम से भय का माहौल हो सकता है, इसलिए जन अनुशासन पखवाड़ा नाम मुख्यमंत्री ने लिखवा दिया। वाकई एक एक कदम संभलकर फैसला ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये बताता है कि किस तरीके से वो न सिर्फ राजनीति में पारंगत है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में भी वो पूरे तरीके से सफल और लोगों के जहन को पढ़ते हुए ये भी जानते हैं कि क्या करना सही और क्या करना गलत। क्योंकि अगर वो 30 अप्रैल तक कर्फ्यू को लगाते, इस पखवाड़े को 30 अप्रैल तक के लिए सीमित करते, तो फिर हर कोई ये सवाल पूछता कि 2 मई को जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और जो जश्न की तस्वीरें आएंगी उनको लेकर सवाल खड़े होते कि जानबूझकर इसको कवर नहीं किया गया। और इसी दूरदर्शिता की वजह से मुख्यमंत्री हमेशा पहले पायदान पर आ जाते हैं। अभी भी उन्होंने जो फैसला लिया और अंतिम क्षण में 30 अप्रैल की जगह 3 मई इस पखवाड़े को कर दिया। कर्फ्यू और लॉकडाउन के नाम से लोगों में डर होता है, लोग पैनिक करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह तेजी से भागते हैं, सामान का स्टॉक करते हैं। इसलिए ना कर्फ्यू का इस्तेमाल किया गया, ना लॉकडाउन का इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल किया गया जन अनुशासन पखवाड़ा। वाकई एक एक कदम संभलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फैसले करते हैं। तो राज्य में 3 मई तक कर्फ्यू लागू है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 3 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा। पखवाड़े के दौरान सभी कार्यस्थल, बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। टिकट दिखाने पर रेल, बस, मेट्रो, हवाई जहाज आदि में यात्रा की सुविधा मिल सकेगी, लेकिन यात्रा से पहले 72 घंटे में RT-PCR नेगेटिव टेस्ट दिखाना अनिवार्य किया गया। इस दौरान सब्जी, फल, दूध, किराना सामान शाम 5 बजे तक दुकानों के जरिए थोक में बेचा जा सकेगा, जबकि ठेले, रिक्शा, ई-रिक्शा, ऑटो आदि के जरिए शाम 7 बजे तक खुदरा में बिक्री हो सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मचारियों को ID कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट रहेगी। LPG, गैस, पेट्रोल पंप सेवा रात 8 बजे तक चालू रहेगी। बात अगर मिठाई की दुकान की करें, प्रोसेस्ड फूड की करें, टेक अवे की करें, तो रात 8 बजे तक ये भी जारी रहेगी। अनिवार्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट की दुकानें, बैंकिंग सेवाएं, इन सबको चलने की अनुमति दी गई। उद्योग, निर्माण इकाइयां चालू रहेंगी ताकि श्रमिकों का पलायन रोका जा सके। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और अब बात करते हैं RUHS अस्पताल की जो हाउसफुल हो चला है। बड़ी संख्या में मरीज जो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल RUHS में भर्ती है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि RUHS में मैन पावर की कमी है। मरीज बढ़ने के साथ बढ़ानी होगी मेडिकल स्टाफ की संख्या। मरीजों का इलाज करने के लिए मेडिकल स्टाफ की RUHS में बड़ी जरूरत है। हालांकि SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी कर रहे मैनेजमेंट, लेकिन अस्पताल के हालात को देखते हुए तत्काल व्यवस्था की जरूरत है। जन अनुशासन पखवाड़े का असर वाइल्ड लाइफ पर्यटन पर भी दिखाई दे रहा है। 2 मई तक पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे प्रदेश के टाइगर पार्क, रणथंभौर और सरिस्का में 2 मई तक बंद रहेंगे पर्यटन गतिविधियां। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते वन विभाग ने फैसला किया है, अग्रिम बुकिंग राशि, रिफंड या अन्य तिथि पर सफारी की सुविधा का विकल्प दिया गया है। धीरे धीरे राजस्थान में पर्यटन पटरी पर दौड़ रहा था, लेकिन एक बार फिर से बेपटरी होता हुआ नजर आया क्योंकि कोरोना अनकंट्रोल हुआ।
कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की गई, जो 3 मई तक चलेगा और इसीलिए वाइल्ड लाइफ पर्यटन पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। 2 मई तक पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे प्रदेश के टाइगर पार्क, यानी कि रणथंभौर, सरिस्का 2 मई तक के लिए बंद कर दिए गए। तमाम तरीके की पर्यटन गतिविधियां उसमें बंद कर दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते वन विभाग ने यह फैसला किया। इस दौरान जिन्होंने एडवांस बुकिंग की थी, अग्रिम बुकिंग जिन्होंने की थी, उनको या तो रिफंड का ऑप्शन मिल जाएगा, या अगर वो 2 मई के बाद किसी अन्य तिथि पर सफारी की सुविधा चाहते हैं तो ये विकल्प भी उनके लिए खुला रहेगा। लेकिन 2 मई तक वो न रणथंभौर आ पाएंगे न सरिस्का आ पाएंगे। वहीं माइनिंग सेक्टर पर भी कोरोना का कहर टूटा है। जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा के साथ ही खनन मजदूर में आशंका है। सैकड़ों खनन मजदूर नहीं आ रहे काम पर। कोरोना के बढ़ते ही खदानों में हलचल कम हो गई है। मजदूर नहीं मिलने से नहीं शुरू हो सका अपेक्षित खनन और बढ़ते कोरोना मामलों के चलते अधिकांश मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं। ऐसे में खदानों में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। खनन निदेशक कुंज बिहारी पंड्या ने भी विभाग को निर्देश दिए, खनन व्यवसायियों पर आवश्यक काम करने और अनावश्यक खनन शुरू करने का दबाव नहीं बनाने के निर्देश दिए गए। हालांकि विभाग राजस्व अर्जन और बकाया वसूली पर फोकस कर रहा है, लेकिन कोरोना का असर लगभग हर सेक्टर पर दिखाई दे रहा है और माइनिंग सेक्टर पर भी इसका असर दिखाई दिया है। मजदूर काम के लिए मिल नहीं रहे, मजदूर अपने घरों की तरफ लौट गए हैं और इसी वजह से अपेक्षित खनन शुरू नहीं हो पा रहा है। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते अधिकांश मजदूर जो घर लौट गए उसका असर पड़ रहा है। खदानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। खनन निदेशक कुंज बिहारी पंड्या ने भी विभाग को निर्देश दिए कि खनन व्यवसायियों पर अनावश्यक खनन शुरू करने का दबाव न बनाया जाए। हालांकि विभाग राजस्व अर्जन और बकाया वसूली पर फोकस कर रहा है। वहीं वीकेंड कर्फ्यू से टोल कलेक्शन रह गया सिर्फ 50%। नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर कम ही दिखे वाहन। वीकेंड कर्फ्यू पहले 2 दिन टोल कलेक्शन में 50% की कमी आई। NHAI और PWD दोनों को ही अपेक्षित राजस्व नहीं मिला। नेशनल हाईवेज पर पहले 2 दिन टोल कलेक्शन रहा 13 करोड़ के आसपास, जबकि सामान्य दिनों में होता है रोजाना 12 करोड़ का कलेक्शन। स्टेट हाईवेज टोल प्लाजा पर 1.5 करोड़ भी नहीं रहा कलेक्शन का आंकड़ा। सामान्य दिनों में स्टेट हाईवेज टोल प्लाजा पर होता था 3 करोड़ तक कलेक्शन। हालांकि अभी टोल कलेक्शन को लेकर जारी नहीं हुए कोई भी दिशा निर्देश। कोरोना का दायरा बढ़ा तो टोल कलेक्शन व्यवस्था की सस्पेंड की जा सकती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन राजस्व पर तो असर पड़ रहा है, बात चाहे फिर NHAI की हो या फिर PWD की हो, दोनों को ही राजस्व का नुकसान हुआ है। टोल कलेक्शन लगभग 50% कम हो गया है। 2 दिन में टोल कलेक्शन NHAI को सिर्फ 13 करोड़ के आसपास हुआ, जबकि सामान्य दिनों में हर दिन 12 करोड़ के आसपास का कलेक्शन रहता है। वहीं स्टेट हाईवेज टोल प्लाजा पर 1.5 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं हुआ, जबकि सामान्य दिनों में टोल प्लाजा पर होता था 3 करोड़ तक का कलेक्शन। सच्चाई यह भी है कि कोई दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं और इस व्यवस्था को सस्पेंड किया जाएगा या कंटिन्यू किया जाएगा, ये भी फैसला अभी तक नहीं हुआ। वहीं जयपुर में कोरोना काल में अनूठा संयोग दिखाई दिया। महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जनाना अस्पताल चांदपोल, गणगौरी अस्पताल में 1 से 15 अप्रैल तक अनूठा संयोग देखने को मिला। इन अस्पतालों में बेटों के बराबर बेटियों ने जन्म लिया, जबकि हर साल जन्म लेने वाली बेटियों का आंकड़ा रहता कम। इसका प्रमुख कारण सरकार की तरफ से की जा रही मॉनिटरिंग और लोगों का लड़कियों के प्रति बदलता नजरिया माना जा रहा है। लिंगानुपात के सुधार आने के साथ ही लड़के लड़कियों के बीच का अंतर बेहद कम हुआ है और जैसे ही ये अंतर कम होगा, सिर्फ लिंगानुपात में नहीं, सोच में भी बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। फिलहाल तो सुकून की बात यही कि लिंगानुपात राजस्थान में सही होता हुआ बेटियां बेटों के बराबर जन्म। राज्य में 3 मई तक कर्फ्यू लागू, सरकार मनाएगी जन अनुशासन पखवाड़ा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया है। सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए। इसके बाद दूध, फल, सब्जी, किराने की दुकान शाम 5 बजे तक खुलेगी। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सके। सिटी बस,
ऑटो, टैक्सी, मेट्रो और कैब चलेंगी। टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी। बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, रिटेल आउटलेट और बीमा कार्यालय खुले रहेंगे। गर्भवती रोगियों को अस्पताल जाने की भी छूट होगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, लैब कर्मी भी बंद से बाहर रखे गए हैं। इंदिरा रसोई में रात 8 बजे तक भोजन वितरण हो सकेगा। रबी फसल की मंडियों में आवक और समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए अनुमति होगी। सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। धार्मिक समारोह, मेले, जुलूस, खेलकूद और मनोरंजन पर भी रोक रहेगी। इस दौरान मॉल, सिनेमाघर, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग और लाइब्रेरी बंद रखी गई। और अब बात करते हैं नेताजी की फिसलती जुबान की। फूल वाली पार्टी के नेताजी की इन दिनों फिसलती जा रही जुबान। नेताजी की तू तड़ाक से उपचुनाव में पार्टी का माहौल खराब हुआ। पार्टी के भीतर भी नेताजी की फिसलती जुबान को लेकर चर्चा है। ऐसे में आने वाले समय में नेताजी का सपना खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि राज्यपाल बनने का सपना संजो रखा है नेताजी ने। कानाफूसी ये भी कि इस तरह की बयानबाजी से कहीं उनके सपनों पर रोक ना लग जाए। विधायक जी की धरने की तैयारी। युवा विधायक की जिले में नहीं हो रही सुनवाई। विधायक को देखते ही अफसर भी छोड़ देते कुर्सी। अफसर भी कहते कि नेताजी आपके लिए तो ऊपर बात करनी पड़ेगी। इस बीच नेताजी उपचुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि काम नहीं होने पर मजबूरी में धरने पर बैठ जाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। और बात करते हैं साहब के दिनमान खराब। गत सरकार के कार्यकाल में अंतिम दिनों में लगा ग्रहण। साहब के दिनमान ऐसे खराब हुए कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सत्ता बदलने की 2.25 साल बाद हो चुके हैं किनारा। उनके बैचमेट कानाफूसी करते हैं कि गलती ही नहीं, कभी कभी ईमानदारी की भी सजा भुगतनी पड़ती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।